हेलो, क्या हाल है? घर पे बाहर सब ठीक? लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? अब हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज इस पार्ट 2 में। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि जब भी हिस्टोरियंस कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है उनकी मीनिंग्स को लेकर। क्यों होना पड़ता है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पार्ट 1 में। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो हिस्टोरियंस के सोर्सेज क्या है, ठीक है, वो सोर्स क्या है उनके, वो कहाँ से बातें उनको पता चलती है। तो इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 years फ्रॉम रफली 700 to 1750। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, हर्षवर्धन डायनेस्टी के बारे में। आप पढ़ेंगे 700 से लेके 700 और 1750 के जो बीच का टाइम पीरियड था वो पढ़ेंगे। You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. They still rely on coins, inscriptions, architecture, and textual records for information. But there is also considerable discontinuity. The number and variety of textual records increased dramatically during this period. They slowly displaced other types of available information. Through this period, paper gradually became cheaper and more widely available. So, अब देखो, हिस्टोरियंस कॉइन्स पर, ठीक है, पुराने ज़माने के जो कॉइन्स इस्तेमाल किए जाते थे, इंस्क्रिप्शंस और आर्किटेक्चर और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। क्यों? अपनी इस पीरियड को स्टडी करने के लिए, ठीक है, किसी भी पीरियड को स्टडी करने के लिए वो वहाँ के कॉइन्स, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स और ये सारी चीज़ें उन इंफॉर्मेशन के लिए वो लोग स्टडी करते थे। तो अब ये जो पीरियड था, कौन सा पीरियड, किस पीरियड की बात करने हैं? एंड देर सॉरी ये वाला ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये दिस से इन लोग का क्या मुराद है? 700 से लेके 1750 के बीच के पीरियड में यहाँ पर जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे उन्होंने दूसरी जो इन्फॉर्मेशन थी, दूसरी तरह की, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे अवेलेबल होती थी, उसको क्या करा था? डिस्प्लेस कर दिया था। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में पेपर जो था वो ज़्यादा चीप हो गया था और ज़्यादा वाइडली अवेलेबल हो गया था, ठीक है, लोगों को आसानी से मिलता था। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, petitions with judicial records, and for registers of accounts and taxes. Manuscripts were collected by wealthy people. Rulers, monasteries were collected by wealthy people. तो इस टाइम में क्या हुआ था कि लोग क्यों टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इस्तेमाल कर रहे थे? होली टेक्स्ट के लिए, ठीक है। जो रूलर्स थे उनके क्रॉनिकल्स क्या होते हैं कि मतलब एक रूलर के बारे में कुछ बातें लिखनी है, अगर रूलर क्या उस रीजन के बारे में, ठीक है, उस रीजन में क्या हो रहा है उसके बारे में क्रॉनिकलर्स वो उस टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स में उनके बारे में लिखते थे, ठीक है, या तो सोसाइटी के बारे में, मोस्टली किंग्स के बारे में, रूलर्स के बारे में। हमने यहाँ पे शुरू में किसके बारे में पढ़ा था? क्या नाम है, मिनाज ए सिराज। ही वॉज ए क्रॉनिकलर, ठीक है, वो एक क्रॉनिकलर थे। तो ठीक है, वो एक क्रॉनिकलर थे। अब क्या हुआ फिर? लेटर्स, जो टीचिंग्स थी सेंट्स की, जो सेंट्स पढ़ाते थे उसके लिए, और जुडिशियल रिकॉर्ड्स और पेटिशंस के लिए। और फिर मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड archives. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. तो manuscripts जो थे ये कौन कलेक्ट करते थे? were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples, ठीक है। अब ये लोग लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में प्लेस किए जाते थे, आर्काइव्स में रखे जाते थे क्या? मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है, जो किससे कौन कलेक्ट करता था? वेल्दी पीपल और रूलर्स और मोनास्ट्रीज और टेम्पल्स, और ये स्टोर किए जाते थे लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, ठीक है। डैश वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय डैश 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 एंड डैश, ठीक है, और दे वर प्लेस्ड इन डैश एंड डैश। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये वाले पॉइंट्स इसीलिए बार बार रिपीट कर लो, रीड करो बार बार, ठीक है। अब आर्काइव क्या होता है? आर्काइव एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखे जाते हैं। क्यों? अभी भी होते हैं, अब रखे जाते थे नहीं, अभी भी रखे जाते हैं। इधर बहुत सारे बहुत ज़्यादा मतलब पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो डॉक्यूमेंट्स पुरानी हो गई और पुराने बुक्स, ये सारी चीज़ें आर्काइव्स में मिलती हैं। ओके, व्हाट्सएप पे भी आता है ना आर्काइव्स। तो हाँ, तो आर्काइव्स हम लोग कब डाल देते हैं व्हाट्सएप में? जब वो चैट्स पुरानी हो गई, हम उन लोगों से अब बात नहीं कर रहे,
ठीक है, इससे याद रखना। दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स, अब ये वाली जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, ये लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती थी, लेकिन इनको इस्तेमाल करना बहुत डिफिकल्ट होता था। डिफिकल्ट क्यों होता था? देखो, उस जमाने में ना, ये वाला पैराग्राफ एक दफा पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, so scribes copied manuscripts by hand. If you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. As a result, there are small but significant differences in your copy of your friend's work. Manuscript copying is somewhat similar. As scribes copied manuscripts, they also introduced small changes, a word here, a sentence there. These small differences grew over centuries of copying until the manuscripts of the same text became substantially different from one another. तो क्या पढ़ा इसमें? अगर अच्छा ठीक है, इधर एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है बुक में कि क्या कभी अपने दोस्तों का वर्क अपनी नोटबुक में क्या कहते हैं, कॉपी किया है? तो क्या होता है कि अपनी फ्रेंड की हैंडराइटिंग तुमने देखी, तुम्हें समझ में नहीं आई, ठीक है, तुम्हें एक वर्ड समझ नहीं आया, आपने क्या किया? अब वो एक वर्ड को तुक्का लगा के अपनी नोटबुक में जो भी था, चलो चलो ये होगा, चलो ये लिख देते हैं, ये चलो ये नक्शा ये है, ऐसा है, ये वी लग रहा है, चलो ये लिख देते हैं, ऐसे करता है ना। तो इसी तरह मैन्यूस्क्रिप्ट जब कॉपी होती थी, उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस था नहीं, तो लोग क्या करते थे? स्क्राइब्स क्या करते थे? स्क्राइब्स, ओके, स्क्राइब्स ये लोग मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी करते थे, हाथ से लिखी जाती थी, किताब लिखी, ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को खरीदना है, प्रिंटिंग प्रेस है नहीं, लोग लिखते थे बैठ, ठीक है, लोगों को ज्यादा कॉपीज लिखनी पड़ती थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स की कॉपी जब बनती थी तो सेम था, जो तुम अपने फ्रेंड की कॉपी से जब होमवर्क कॉपी करते हो तो वही सेम बात होती थी। तो स्क्राइब्स ना छोटे छोटे चेंजेस उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए थे, क्योंकि उनको पहले अगर किसी ने लिखा तो उनको उनकी राइटिंग समझ में नहीं आई, उन्होंने वो वर्ड लिखा, तो ये होगा, ये लिख दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, ये छोटे छोटे डिफरेंसेस सेंचुरीज की कॉपीइंग के बाद, सेंचुरीज में बार लिखते लिखते और गेसिंग के बाद ये छोटे छोटे डिफरेंसेस बढ़ते गए और ये सब्सटैंशियली ये लोग बदल गए, ठीक है, ये लोग बिल्कुल डिफरेंट हो गए एक दूसरे से, और एक सीरियस प्रॉब्लम, बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। तो अब क्या हुआ कि जो अब जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई और जो ऑथर ने लिखी थी, वो चेंजेस बढ़ते गए, और जो ओरिजिनल थी मैन्युस्क्रिप्ट वो डुप्लीकेट से बिल्कुल ज़्यादा अलग हो गई, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। तो इसीलिए ये आजकल जो ओरिजिनल ऑथर की मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है वो हिस्टोरियंस को नहीं मिलती। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। तो इसीलिए हिस्टोरियंस को क्या करना पड़ता था, उनको अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट के वर्जन रीड करने पड़ते थे जो दूसरे स्क्राइब्स ने लिखे, और फिर वो गेस करते हैं अब कि ओरिजिनली ऑथर ने क्या लिखा होगा, ठीक है, ये है प्रॉब्लम, ठीक है, इसीलिए दिस मेक्स the use of manuscripts difficult for historians. Alright. On occasion, authors revive their chronicles at different times. The 14th century chronicler Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later, means in 1358. The two differ from each other, but historians didn't know about the existence of the first version until the 1960s. It remained lost in large library collections. तो अब क्या होता है, ओकेजन में कुछ ओकेजन में कुछ केसेस में क्रॉनिकल्स जो होते थे वो लोग अपने क्रॉनिकल्स को रिवाइज किया करते थे। तो इस तरह 14th सेंचुरी में एक क्रॉनिकलर थे जिनका नाम क्या था, जियाउद्दीन बरानी, ये याद रखना, ओके, इट कुड बी इम्पोर्टेंट, इट कुड बी। तो 14th सेंचुरी के जो क्रॉनिकल थे जियाउद्दीन बरानी ने, उन्होंने अपनी पहली क्रॉनिकल लिखी 1356 में, 2 साल के बाद 1358 में उसको क्या किया, रिवाइज किया। तो उसकी वजह, और ये दोनों बहुत ज़्यादा अलग थी एक दूसरे से, टू डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो हिस्टोरियंस को 1960s तक, मतलब अब 1960s तक हिस्टोरियंस को पता नहीं था कि फर्स्ट वर्जन भी अभी एग्जिस्ट करती है, वो सिर्फ सेकेंड वर्जन को देख रहे थे। तो फर्स्ट वर्जन
गायब थी, घूमी हुई थी लार्ज लाइब्रेरी लाइब्रेरी कलेक्शंस में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करो। New social and political groups. The study of the 1,000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. At different moments in this period, new technologies made their appearance, like the Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and firearms in combat. New foods and beverages arrived in the subcontinent: potatoes, corns, chilies, tea, and coffee. Remember that all these innovations, new technologies, and crops came along with people who brought their ideas with them as well. As a result, this was a period of economic, political, social, and cultural changes. You will learn about some of these changes in chapter 5, 6, 7. तो अब क्या हुआ कि ये जो 1,000 साल की जो ये स्टडी है ना, 1750 के बीच से 700, ये जो पॉइंट, ये टाइम पीरियड जो है ना, ये हिस्टोरियंस के लिए बड़ा डिफिकल्ट रहा। ये बहुत ज़्यादा चैलेंज है हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि इस इस टाइम पीरियड में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। तो ये एट डिफरेंट मोमेंट्स, तो हाँ, मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज अपीयर होना शुरू हुई। ठीक है, हमें तो पता है इंसानों ने बहुत डेवलपमेंट लिया। ठीक है, बहुत डेवलपमेंट लिया 700 और 1750 के बीच में, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लिया। इसकी वजह से अलग अलग मूवमेंट्स पे कहीं कुछ टेक्नोलॉजी आ रही है, ये रीजन में कुछ नया टेक्नोलॉजी आई, जैसे कि पर्शियन व्हील है इरिगेशन के लिए, स्पिनिंग व्हील वीविंग के लिए, ये फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, ये कब आई है? ये 700 और 1750 के बीच के टाइम पीरियड में आए। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 years। अब नए फूड, सिर्फ टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट नहीं आई, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई, नए फूड आए, नए बेवरेजेस आए, ठीक है, नए खाने पीने की चीजें आए। सिर्फ ये सब कॉन्टिनेंट में, मतलब एक सब कॉन्टिनेंट में, पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी। और याद रखो कि ये सारी इनोवेशन, ये टेक्नोलॉजीज, ये क्रॉप्स, ये सारे लोगों के साथ है। ठीक है, दिस वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबाइलिटी। ओके, जो अपने साथ अपने आइडियाज भी लेकर आए। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से ये पीरियड बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कल्चरल चेंजेस का इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। ठीक है, इसके बारे में, जो चेंजेस आए, मतलब इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 5, 6, 7 में। ठीक है, मेरे साथ ही पढ़ना ये सारे चैप्टर भी, बनाएंगे इसकी भी वीडियोस। ओके, दिस वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबाइलिटी, जैसे मैंने अभी कहा, मैंने इधर से ही कहा था। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून। अब देखो इधर कि ये पीरियड जो था, ये ग्रेट मोबाइलिटी का पीरियड था। ठीक है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस उन्होंने ट्रैवल किए। ठीक है, अब क्यों? बस अपॉर्चुनिटी की सर्च में। और ये वाला जो इधर, ये हमारा जो सब कॉन्टिनेंट था, इधर बहुत ज़्यादा वेल्थ थी। ठीक है, और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज थे, बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि वो लोग एक फॉर्च्यून कार्व करे। ठीक है, कार्व अ फॉर्च्यून मतलब वो अपना कुछ अच्छा सा फ्यूचर बना ले। ठीक है, ये वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो ये याद रख लेने चाहिए, ताकि हम लोग भी जब बात करें, ठीक है, तो इससे इंग्लिश इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है। अबाउट वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत्स। अब ये बातें याद रखना। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट है। A name derived from Rajputra, the son of the ruler between the 8th and 14th century. The term was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. The term included not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. अब जैसा हमने अभी पढ़ा कि ये वाला जो टाइम था, ये वाला जो पीरियड था, ये बड़ा आसान था लोगों के लिए। मतलब इधर पॉसिबिलिटीज ज्यादा थी, आसान नहीं था, पॉसिबिलिटी ज्यादा थी अपना एक फॉर्च्यून कार्व करने के लिए। तो इस जमाने में राजपूत, ये एक इम्पोर्टेंट ग्रुप बन गया सोसाइटी का। जो नाम किधर से आया? राजपूत नाम किधर से आया? राजपूत रहा। ओके, आई कैन, सॉरी, योर टीचर्स कैन गिव यू अ क्वेश्चन लाइक फ्रॉम वेयर वाज द वर्ड राजपूत डिराइव्ड। ओके,
व्हाट वाज द डेरिवेशन टेकन फ्रॉम द वर्ड राजपुत्रा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिए गए ऐसे, ठीक है। इसलिए चैप्टर्स को, इससे पहले कि चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन सुने, चैप्टर्स को रीड करो, ताकि जब एक्सप्लेनेशन सुनो तो आप उस चैप्टर से फेमिलियर रहें। अब जब मैं पढ़ाऊंगी तो यू आर फेमिलियर विद द चैप्टर, ठीक है। फिर जब टीचर्स चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो यू आर फेमिलियर विद द चैप्टर, ठीक है। तो जब रीडिंग हो, फेमिलियरिटी हो चैप्टर से, तो चैप्टर समझना आसान होता है। जब एक्सप्लेनेशन मिल रहा हो, ठीक है, या तो मुझसे या फिर अपने स्कूल टीचर से, तो वो आसान हो जाता है। प्लस जब चैप्टर्स को हम केयरफुली रीड करते हैं तो हमारे एग्जाम्स में भी बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि मोस्ट चीज़ें आती ही सिलेबस के अंदर से हैं। और तो हम लोग कह रहे थे कि द सन ऑफ अ रूलर, ठीक है। राजपुत्रा का क्या मतलब होता है? एक रूलर का बेटा। बिटवीन द 8th and 14th century द टर्म वाज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। तो 8वीं और 14th सेंचुरी के बीच में ये टर्म किसको दिया गया? एक वॉरियर्स के ग्रुप को, जो क्षत्रिय कास्ट स्टेटस अपने आप को मतलब जो क्षत्रिय कास्ट स्टेटस से बिलोंग करते थे। तो ये टर्म उनकी सिर्फ रूलर्स के लिए नहीं था और चीफशियंस के लिए नहीं था, वो सोल्जर्स और कमांडर्स को भी इंक्लूड करता था, जो आर्मीज को सर्व करते हैं और मोनार्क्स को सर्व करते हैं ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। अब देखो, a chivalric code of conduct, a chivalric code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. Other groups of people such as the Marathas, Sikhs, Jats, Ahams, Kayastha also used the opportunities of the age to become politically important. तो देखो, शिवलरी कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है, ये शिवलरी कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए दिया गया? किसके लिए दिया गया? शिवलरी कोड ऑफ कंडक्ट राजपूत के लिए दिया गया। क्यों? इसका मतलब क्या होता है कि एक्सट्रीम वेलर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, इनके अंदर लॉयल्टी बहुत थी, ठीक है, ट्रूथफुलनेस बहुत थी, ऑनेस्टी बहुत थी, ठीक है, एक्सट्रीम वेलर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम शिवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वाली क्वालिटीज थी राजपूट्स को, जो पोएट्स और बार्ड्स ने उनको एट्रीब्यूट की थी। एट्रीब्यूट मतलब एट्रीब्यूट्स होते हैं ना किसी के, ये मेरा एट्रीब्यूट है, ठीक है, आई एम वेरी ऑनेस्ट, इट्स माय एट्रीब्यूट, ठीक है, ये मेरी तारीफ के में कुछ शब्द है, क्वालिटीज हैं। आई एम वेरी ऑनेस्ट, मैं हूँ ऑनेस्ट बहुत, ओके। सो ये जो शिवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, ये राजपूट्स को किसने एट्रीब्यूट किया था? पोएट्स ने और बार्ड्स ने। फिर कायास्थास, मराठा, सिख्स, जाट्स, अहम्स, कायास्था क्या होते हैं? ये कास्ट है स्क्राइब्स की कास्ट, ठीक है, स्क्राइब्स याद है ना, और सेक्रेटरीज की। तो इन्होंने भी ये एज को बहुत अच्छी तरीके से इसका फायदा उठाया, इसकी मतलब ये अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छे से फायदा उठाया पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट बनने का। किसने उठाया? इन लोगों ने उठाया। किसने? इन लोगों ने, ओके। थ्रूआउट दिस पीरियड Throughout this period, there was a gradual clearing of forests and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. तो इस पीरियड में, किस पीरियड की बात कर रहे हैं? ठीक है, what does this refer to? The period, the 1000 years between 700 to 1750। तो ये पीरियड था जिसमें मतलब ये सारी जो फॉरेस्ट को, मतलब ये फॉरेस्ट उखाड़ना और ये एग्रीकल्चर बढ़ना, एक्सटेंड करना शुरू हुआ, और ये चेंज फास्ट, मतलब ज़्यादा तेजी से हो गए। और ठीक है, अब changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate. Others started tilling the land and became peasants. These new peasant groups gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries, and temples. They became part of large complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. तो क्या है कि अब ये पीरियड में, जैसे हमने अभी कहा, फॉरेस्ट क्लियर करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब इसमें लोगों की हैबिटेट में
ठीक है। हैबिटेट मतलब लोगों के रहने का तरीका। साइंस में पढ़ा होगा अभी तक हैबिटेट। हैबिटेट साइंस में ये पढ़ा होगा कि एक किसी भी ऑर्गेनिज्म के अतराफ की जो एनवायरनमेंट है वो कैसे रह रहा है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, ठीक है। तो वो सब उसके हैबिटेट में वो होती है। वो न्यूट्रिशन किस तरह ले रहा है, ठीक है, वो किस तरह से अपनी अपनी लाइफ, उसका लाइफस्टाइल क्या है, तो वो हैबिटेट में होता है। तो इस टाइम पीरियड में 700 से लेके 1750 के टाइम पीरियड में लोगों के हैबिटेट में चेंजेस आए। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट ड्वेलर्स, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग, ठीक है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को माइग्रेट करने के लिए फोर्स किया गया, ठीक है, इसीलिए उनके हैबिटेट में चेंजेस आए। और लोगों ने मतलब फिर लोगों ने ठीक है, लोग पीजेंट्स बन गए। फिर नए पीजेंट्स के ग्रुप इन्फ्लुएंस हुए, मतलब वो लोग इन्फ्लुएंस उनका लोगों का मतलब इन्फ्लुएंस हुए, मतलब कि उनके ऊपर छाया पड़ी है, कहते हैं ना, छाया पड़ी है, ठीक है। तो उनके ऊपर छाया पड़ी रीजनल मार्केट्स की, चीफशिन्स की, प्रीस्ट्स की, मोनास्ट्रीज की और टेम्पल्स की, ठीक है। तो तो फिर क्या हुआ, अब जब वो थे, पहले रहते थे जंगलों में, फिर वो क्या हुआ, वो लोग बड़ी और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज का एक हिस्सा बने। फिर उनको टैक्सेस भी पे करने पड़ते थे, गुड्स और सर्विसेज भी ऑफर करनी पड़ती थी लोकल लॉर्ड्स को। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस emerged among peasants। तो क्या हुआ, अब जब वो लोग लार्ज सोसाइटीज का, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज का जब वो लोग हिस्सा बने, तो उनको टैक्सेस देने पड़े। तो चेंजेस आने लगे इकोनॉमी में, ठीक है, लोगों में, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आने लगे, चेंजेस आने लगे। Some possessed more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work with agricultural activity during the lean season। कुछ लोगों के पास ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड था, जो ज़्यादा उगाई करता हो, ज़्यादा फसल देता हो। कुछ लोगों के पास तो कैटल भी रखी हुई रहती थी, ठीक है, ये सारे ग्रेजिंग करने, ये जो सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, गाय, ये सब वो सब, ये भी इनके पास रखी होती थी। तो और फिर कुछ लोगों ने तो आर्टिसनल वर्क भी अपने साथ कर लिया था, एग्रीकल्चर, जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के साथ, जब अभी फसल नहीं उगी हो या फिर अभी सीजन नहीं आया हो, तो वो लोगों ने आर्टिसनल वर्क भी शुरू कर दिया था। As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcastes and ranked on the basis of their backgrounds and their occupations. Ranks were not fixed permanently and varied according to the power, influence, and resources controlled by the members of the jati. The status of the same jati could vary from area to area. तो अब ये क्या बता रहा है, ठीक है, इतना लंबा पैराग्राफ, हमने इतना कैसे नोटिस किया कि लोगों ने किस तरह लोगों को पहले फॉरेस्ट से निकाला, वो लोग हिस्सा बने बड़े कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज का, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आ रहे थे, ये सारे सोशल में इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे। तो इस वजह से सोसाइटीज जो हो गई वो कॉम्प्लेक्स बनने लगी, ठीक है। लोग एक दूसरे से अलग रहने लगे। कुछ लोगों के पास थी कैटल थी, कुछ लोगों के पास ज्यादा फसल देने वाला जमीन थी, ठीक है। कुछ अमीर लोगों के पास कुछ था, कुछ गरीब लोगों के पास कुछ था, किसी की कोई ऑक्यूपेशन थी। ऑक्यूपेशन में डिफरेंसेस आने लगे, इकोनॉमिक चेंजेस आने लगे, इकोनॉमी में बदलाव आने लगे, परिवर्तन आने लगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को जातीज में और सब कास्ट में डिवाइड कर दिया, रैंक कर दिया उनके बैकग्राउंड्स के बेसिस पे, ठीक है। दे वर ग्रुप्ड इनटू जातीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस, ठीक है। किस बेसिस पे जातीज में डिवाइड किया? उनके बैकग्राउंड की बेसिस पे, ठीक है, वो उनकी मतलब वो कहाँ से आए हैं, उनके बाप दादा क्या करते थे, और उनके ऑक्यूपेशन पे वो क्या करते हैं, ठीक है, इस बेसिस पे उनको डिवाइड कर दिया। अब ये बात इंपॉर्टेंट आती है कि ये रैंक्स ये फिक्स्ड नहीं थे, ठीक है। अब किसी को कोई रैंक मिला, किसी को कोई जाति मिली, तो जरूरी नहीं था कि उसका जो बेटा होगा या उसकी जो बेटी होगी उसी को भी वही रैंक मिलेगा, जरूरी नहीं था। अगर एक एक आदमी कोई क्षत्रिय कास्ट को बिलोंग करता था, तो जरूरी नहीं था इस जमाने में कि उसका जो बच्चा हो वो भी
उसी कास्ट को बिलोंग करे, वो कोई और ऑक्यूपेशन करके वो कुछ और भी बन सकता था। और उनकी पावर डिफरेंट होती थी। The influence and resources controlled by members of the जाति, the status of the same जाति could vary from area to area। तो मतलब एक जाति का स्टेटस जो है अगर यहाँ पे बुरा है तो दूसरे एरिया में अच्छा हो, ऐसा हो सकता था। जाति frame their own rules and regulations to manage the conduct of their members। These regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas as the Jati Panchayat। But Jatis were also required to follow the rules of their villages. Several villages were governed by a chieftain. Together they were only one small unit of a state। तो जाति जो थे वो अपने, अब एक जाति है उसने अपने रूल्स और रेगुलेशन जो खुद बनाता था, ठीक है, अपने लोगों के लिए वो रूल्स और रेगुलेशन खुद बनाता था। जो ये कौन बनाते थे, मतलब कौन, मतलब लीडर्स भी तो होता है ना जो लीड करते हैं। ये रेगुलेशन एनफोर्स किए जाते थे असेंबली ऑफ लीडर एल्डर्स के, कुछ एल्डर्स की असेंबली होती थी, कमेटी होती थी जो ये रेगुलेशन बनाती थी, ये रूल्स बनाती थी। जो कुछ कुछ जगहों पे ये असेंबली ऑफ एल्डर्स को जाति पंचायत का नाम दिया गया है। बट जाति ऑल्सो अब सिर्फ जाति की पंचायत के रूल्स भी नहीं फॉलो करने रहते थे जाति को, वो जो विलेज के रूल्स है, ठीक है, एक गांव है, गांव के अंदर जाति है तो गांव के जो रूल्स है जाति को वो भी फॉलो करने पड़ते थे। और कुछ विलेजेस चीफ्स गवर्न करते थे, चलाते थे, ठीक है। अब आया रीजन एंड एम्पायर। ये कितना चैप्टर रह गया, चलो ये देखते हैं पहले। ज्यादा है, ज्यादा है, कोई नहीं, ठीक है, जितना अभी करो ये करते हैं। कहाँ थे हम लोग, इधर थे ना। कहाँ थे हम लोग, रीजन और एम्पायर पे थे, ठीक है। अब एक मेरा काम करो, मुझे कमेंट्स में जाके बताना, ठीक है, कि एक वीडियो बनाए या ज़्यादा वीडियोस बनाए एक चैप्टर के लिए, ठीक है, ये बताना। और कमेंट्स में ये भी बताना अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करना। Region and empire. Large states like those of the Cholas, chapter 2 Tughlaqs or Mughals encompassed many regions. A Sanskrit Prashasti praising the Delhi Sultan Ghyasuddin Balban explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni, Gajana in Afghanistan in the west and included all of South India. People of different regions, Gauda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat apparently fled before his armies. Uh, historians Historians regard these as exaggerated claims of conquest. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. इससे क्या समझे? इससे ये समझे कि अब क्या था कि ये जो थे ना मुगल्स, तुगलक्स और चोलाज, ये लोग ज्यादा बड़े इनके इलाके थे, ठीक है, इनके इलाके लार्ज लाइक दोज ऑफ, इनके बड़े इलाके थे। ये लोग इनके अंदर, इनका रीजन बड़ा था, ये बड़े रीजन्स पे रूल करते थे। तो एक संस्कृत प्रशस्ति है जो दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन को प्रेस करी, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे हम लोग दिल्ली सल्तनत वाले चैप्टर में, इनके बारे में। तो गयासुद्दीन बलबन जो थे तो इनके वो प्रशस्ति जो है, प्रशस्ति पता है क्या होती है प्रशस्ति, आगे चैप्टर है ना, चैप्टर 2 में एग्जाम्पल है प्रशस्ति का, वो देखना। तो प्रशस्ति में ये बताया गयासुद्दीन बलबन के बारे में, एक सेंसस प्रशस्ति में, कि वो एक बहुत बड़े एम्पायर को रूल करते थे जो बंगाल माने उस जमाने में गौड़ा, वह ईस्ट से लेके गजनी माने गजाना अफगानिस्तान तक वो जा रहा था। और इसमें कौन से रीजन इंक्लूडेड थे, इंडिया भी था, द्रविड़ा, ठीक है, और अलग अलग जगहों के लोग थे, गौड़ा, आंध्र प्रदेश के, सॉरी साउथ इंडिया माने द्रविड़ा, तो पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो ये सारे मतलब इन सारे रीजन्स के लोग इनके आर्मी के सामने झुक जाते थे, मतलब इतना घबराते थे। तो हिस्टोरियंस इनको
ऐसे जो ऐसी बातें जो लिखी हुई होती थी, इसको एग्जैजरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट कहते हैं। इससे क्या समझे, एग्जैजरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। हिस्टोरियंस इनको दे रिगार्ड दीज एज एग्जैजरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये वाली जो बातें थी ना, ये मतलब उन्होंने ऐसा था कुछ नहीं, बढ़ा चढ़ा के लिखी थी, एग्जैजरेट करके लिखी थी, बढ़ा चढ़ा के लिखी थी। और मतलब और यही सेम टाइम पे हिस्टोरियंस ये भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऐसे रूलर्स एम्परर्स ऐसा क्यों करते थे। अब आया लैंग्वेज एंड रीजन। ये देखो, हम लोगों ने बिल्कुल फर्स्ट पेज या सेकंड थर्ड पेज पे हमने क्या पढ़ा था, आमिर खुसरो के बारे में पढ़ा था ना। मैंने कहा भी था कि हम लोग देखेंगे आगे इनके बारे में। तो 1318 में जो पोएट थे आमिर खुसरो, उन्होंने क्या लिखा 13th सेंचुरी में, ठीक है, 1318 सेंचुरी में, ठीक है। हु वाज द पोएट इन 13th सेंचुरी, who regarded, who meant Hindustan to be the, to describe the geography of the region of the subcontinent। उन्होंने हिंद वर्ड इस्तेमाल किया था, ठीक है। किसने इस्तेमाल किया था 13th सेंचुरी में, अमीर खुसरो ने इस्तेमाल किया था। वो क्या थे, वो एक पोएट थे। तो ठीक है, अब उन्होंने अपनी पोएट्री में लिखा अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजारी, माबारी, गौरी, अवधी and Hindavi. Amir Khusro went on to explain that in contrast to these languages, there was Sanskrit, which did not belong to any region. It was an old language and common people do not know it. Only the Brahmins do. ठीक है। तमिल खुसरो जो थे, उन्होंने कहा कि इस सब कॉन्टिनेंट में, इस जगह पे ना, हर लैंड की ना अपनी, हर रीजन की अपनी अलग अलग भाषाएं थी। जैसे कि सिंधी है, लाहौरी है, कश्मीरी है, द्वार समुद्री है। उस जमाने में सदर्न कर्नाटका में द्वार समुद्री बोली जाती थी, आंध्र प्रदेश में तेलंगानी, और गुजरात में गुजारी, माबारी तमिलनाडु में, बंगाल में गौरी। ये ना जो जगहों के ये जो नाम है ना, ये समझ लेना, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है कि विच वाज द लैंग्वेज स्पोकन इन बंगाल, गौरी बोलना है। इसमें अगर आया कि विच लैंग्वेज वाज स्पोकन इन उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, अवधी, ठीक है। वेयर वाज हिंदी स्पोकन, तो एरिया अराउंड दिल्ली। तो अमीर खुसरो ने, उन्होंने आगे समझाया कि एक भाषा थी जिसको कहते हैं संस्कृत, जो किसी रीजन को पर्टिकुलरली बिलोंग नहीं करती थी। वो एक पुरानी भाषा थी और कॉमन लोग थे, जो आम लोग थे, वो इसको नहीं जानते थे, सिर्फ ब्राह्मण जानते थे, ठीक है।